dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कैलकुलेशन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के, जिस पे जितने भी क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते वो हमने डिस्कस किए थे, और हमने लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल भी किया था, है ना। तो चलो, उसमें हमने लिखा था भाई कि जो बोहर है इसने जो मॉडल दिया था वो किसके अकॉर्डेंस नहीं था। एक तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डेंस नहीं था, एक तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डेंस नहीं था। ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। हेडिंग डालो, डी ब्रॉगलीज वेव कंसेप्ट या डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगलीज वेव कंसेप्ट या वेव इक्वेशन, वेव कंसेप्ट लिखो। चलो, डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन जो है, डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट जो है, देखो अभी तक हमने पढ़ा था भाई, अभी तक जो बोहर भाई साहब कह रहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उसका कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। उसका कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। ठीक है ना, ठीक है ना भाई साहब। तो हम अभी तक पार्टिकल नेचर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था, पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जो मैटर है यानी जो लाइट है, लाइट भी मैटर है भाई, वो क्या है, वो कभी कभी वेव भी वो बिहेव करती है, कभी कभी पार्टिकल भी बिहेव करती है। उसी कंसेप्ट पे डी ब्रॉगली का वेव कंसेप्ट है। डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इट इज बेस्ड ऑन द वेव या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसने क्या बोला था भाई साहब, अगर जो मैटर है, अगर मैटर हमारे पास है, मैटर क्या है, वो बिहेव करता है पार्टिकल बी एंड वेव बी, पार्टिकल बी एंड वेव बी। ठीक है, पार्टिकल बिहेव करता है, पार्टिकल जो मैटर बिहेव करता है वो पार्टिकल भी तरीके से, पार्टिकल नेचर भी है उसका और वेव नेचर भी है। यानी डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो भाई साहब क्या है, कैसे हुआ ये? इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। ये वेव नेचर क्या था भाई साहब, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन भाई, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन भाई, डेविएशन एंड ग्रामर, डेविएशन एंड, आधे बोलते हैं ग्रामर, आधे बोलते हैं जर्मर, जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा इतना सही है। आधे बोलते हैं इसको डिब्रॉली, डिब्रॉगली नहीं है, डिब्रॉली। क्या चीज, डिब्रॉली। ठीक है, तो भाई पहले समझते हैं कैसे ये वेव नेचर बोला गया। देखो हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट था, उसको बोलते हैं यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। 12th में पढ़ोगे आप फिजिक्स में, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बीम पास की, एक इलेक्ट्रॉन बीम पास किया, एक इलेक्ट्रॉन बीम पास किया, एक इलेक्ट्रॉन बीम पास किया। ठीक है, तो भाई साहब ये हमारे पास मैटर है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, मैटर है नहीं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हमें पता था ये पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो जब हमने डाला यहाँ पे, आगे हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी। क्या रखी, फोटोग्राफिक प्लेट रखी, आगे हमने रखी फोटोग्राफिक प्लेट। तो हुआ क्या, जब ये वेव्स यहाँ तक पहुँचे तो क्या हुआ, सुनना, यहाँ पे एक वेव पैटर्न जनरेट हुआ, यहाँ पे एक वेव पैटर्न जनरेट हुआ। वो कैसे हुआ, वो पैटर्न, वेव पैटर्न कैसे जनरेट हुआ, वो वेव पैटर्न कैसे जनरेट हुआ। ये जो एजेस है, इस स्लिट के एजेस, ये कार्नर्स, ये भाई साहब ये कार्नर्स, इन कार्नर्स पे जब ये इलेक्ट्रॉन बीम पड़ा तो वो बेंड हो गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। यानी हमें यहाँ पे पता चला भाई साहब, यहाँ पे जो वेव बनी, देखो यहाँ पे वेव बनी, वेव नेचर हुआ यहाँ पे। असल में यहाँ पे तो पार्टिकल था, ये वेव कैसे बनी,
सुनना, बात आ रही है समझ में? यहाँ पे क्या है, मैटर है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे जो ही हमने इलेक्ट्रिक ये फोटोग्राफिक प्लेट रखा, वहाँ पे एक वेव पैटर्न जनरेट हुआ। असल में हुआ क्या, ये जादू है क्या? नहीं, असल में ऐसा हुआ, ये बोला गया भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता था, जो ही हमने सिलेट से पास किया तो इसने कौन सा बिहेव इख्तियार किया, वेव नेचर। इसने कौन सा बिहेव इख्तियार किया, वेव नेचर। इस पे वेव नेचर आ गया। ठीक है भाई साहब, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन, किसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन? the bending of light along the corners of an object, the bending of light, the bending of light at the corners of slit, corners of slit, at the corners of slit, उसी को बोलते हैं क्या चीज, डिफ्रैक्शन। याद रखना, ये डिफ्रैक्शन जो होती है, डिफ्रैक्शन एक वेव की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, वेव की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे वेव की, वेव में क्या क्या होती है प्रॉपर्टी, एक तो डिफ्रैक्शन होता है, एक तो क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और दूसरा चीज होता है इंटरफेरेंस। दूसरा चीज क्या होता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब है जब एक वेव दूसरे वेव के ऊपर सुपर इम्पोज हो, जब एक वेव दूसरे वेव के ऊपर सुपर इम्पोज हो, यानी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस, वेव्स टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। भाई इससे पता चला, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन था इससे पता चला इसका क्या है, ड्यूअल नेचर। इसका पार्टिकल नेचर भी है और इसका ड्यूअल नेचर, वही मतलब है, यानी पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। इतना क्लियर आया समझ में, इतना क्लियर आया समझ में? यही सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए इसने एक कंसेप्ट दिया। किसने, डी ब्रॉगली भाई साहब ने, इसने एक कंसेप्ट दिया। इसने क्या बोला सुनना, इसने क्या बोला, डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला कि अगर एक पार्टिकल चल रहा है, अगर एक पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल में क्या होगा, मोमेंटम क्रिएट होगा। अगर एक पार्टिकल चल रहा है, उसमें इसमें मास है और ये चल रहा है, दैट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, दैट मीन इसमें क्या होगा, मोमेंटम क्रिएट होगा। वो बात आ रही है समझ में? अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके एसोसिएट, उसके साथ एक वेव जनरेट होगी। उसके साथ क्या होगी, एक वेव जनरेट, बात आ रही है समझ में? उसके साथ क्या होगी, वेव एक जनरेट होगी। ठीक है, ठीक है, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अगर वो मूवमेंट करता है यानी मोशन कर रहा है, उसमें मोमेंटम होगा, उसमें क्या होगा, मोमेंटम। अगर उसमें मोमेंटम होगा तो उसके साथ जरूर एक वेव जनरेट होगी, उसके साथ जरूर क्या होगी, एक वेव जनरेट होगी। उसको बोलते हैं एसोसिएटेड वेव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड वेव, एसोसिएटेड वेव। वो बात आ रही है समझ में? उसको बोलते हैं एसोसिएटेड वेव, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड वेव। अगर वो एसोसिएटेड वेव है तो वेव के पास क्या होता है, वेव लेंथ। इसने इसके साथ, इस वेव लेंथ को इसके मोमेंटम के साथ एक रिलेशन दे दी। इसने क्या दी, रिलेशन। किसके साथ, इसने रिलेशन दी, किसको, सुनना, इसने रिलेशन दी मोमेंटम को, किसके साथ, इसने मोमेंटम को रिलेशन दी, किसके साथ, इसने मोमेंटम को किसके साथ, मोमेंटम को किसके साथ, वेव लेंथ के साथ रिलेशन दे दी। याद रखना। तो क्या लिखूंगा मैं, इसने क्या दिया, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, अगर एक पार्टिकल के पास मोमेंटम है, अगर एक पार्टिकल के पास मोमेंटम है, सुनना, तो उसके साथ जो वेव जनरेट होगी, सुनना, अगर ये वेव है, अगर ये क्या है, वेव हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसके साथ क्या होगी, जनरेट,
एक वेव होगी। अगर जो वेव जनरेट होगी उसके पास क्या होगा, लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड वेव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड सॉरी इसको बोलते हैं एसोसिएटेड वेव। और इसके पास अगर ये वेव है, इसके पास क्या है, इसके पास वेवलेंथ है। तो इसने रिलेशन दी किसको, मोमेंटम को इसके वेवलेंथ के साथ। इट गिव्स द रिलेशन, इसने रिलेशन दी किसको, इट गिव्स द रिलेशन ऑफ शाबाश मोमेंटम। It gives the relationship between the momentum and the wavelength of associated wave. It gives the relationship. It gives the relationship between momentum. It gives the relationship between momentum and the wave and the wavelength of associated wave and the wavelength of associated wave. It gives the relationship between momentum and wavelength of associated wave for an electron. किसके लिए, for an इलेक्ट्रॉन। तो क्या रिलेशनशिप दी इसने, सुनना, इसने कौन सी रिलेशनशिप दी, ये मैं मिटाऊं, इसने कौन सी रिलेशनशिप दी, देखो इसने बोला जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा H/P। यानी ये P क्या होता है, मोमेंटम। ये क्या होता है, शाबाश, ये क्या होता है, वेवलेंथ। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। यही बोला था किसने, डी ब्रॉगली भाई साहब ने। याद रखना ये कॉन्सेप्ट ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। किसके खातिर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सुनना, अगर कोई बताएगा, सुनो मेरी बात, अगर कोई बोल रहा है भाई साहब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ वेव जनरेट होगी, कोई बोलेगा तुम्हारे साथ वेव जनरेट होगी, मैं बोलूँगा हाँ जनरेट होती है, लेकिन अगर मेरा मास ज़्यादा है तो भाई साहब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जो मेरे साथ वेव चल रही उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। बात आ रही है समझ में। एरोप्लेन ऊपर चल रहा है, ठीक है भाई साहब, यहाँ हाथी चल रहा है, हाथी का मास ज़्यादा है, तो उसका मास ज़्यादा है यानी भाई साहब उसकी वेवलेंथ जो होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है भाई साहब। यानी मकसद क्या है इसका, डी ब्रॉगली का मकसद क्या है, यानी अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, चलने की वजह से अगर उसके पास मास है, वेलोसिटी है, तो भाई साहब उसके पास मोमेंटम होगा। यानी उस मोमेंटम के साथ अगर किसी के पास मोमेंटम है, तो उसके साथ एक वेव जनरेट होगी, उस वेव को क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड वेव। उस वेव का वेवलेंथ जो होगा वो किसके बराबर होगा, H/P। यानी मोमेंटम और वेवलेंथ को इसने एक रिलेशन दे दी, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, इतना समझ आ रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं कहां से आता है, ये कहां से आता है। सुनना, हमने पीछे एक रिलेशन पढ़ी है, क्या चीज, E इज इक्वल टू Hc/λ, पढ़ी है नहीं तो भाई। दूसरे एक आइंस्टाइन रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। अगर ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, तो इनको इक्वेट करो, तो मैं लिख सकता हूँ Hc/λ इज इक्वल टू किसके, mc स्क्वायर के, ये स्क्वायर और c खत्म, ठीक है। तो भाई तो क्या लिख सकता हूँ, H/m, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, इसको यहां ले जाऊंगा, m इंटू सी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, H/λ, और ये m को मैंने इधर ले लिया, m इंटू सी, लैम्डा को इधर भेजा,
ठीक है भाई साहब, ये क्या है, वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ लाइट है ना यार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो h इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू h अपन m इंटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम बनेगा, यही तो मोमेंटम बनेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू h अपन मास इंटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम बनता है। और यही तो हम बोल रहे थे। बात आ रही है समझ में, बातें आ रही है समझ में क्या। आगे चले तो भाई अनदर फॉर्म्स ऑफ, देखो अनदर फॉर्म्स ऑफ डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। देखो इन टर्म्स ऑफ, पहले हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है किसके बराबर, ये होल्डर खत्म हो गया यार। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv²। इस सारी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी m से और डिवाइड भी m से, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2 m इंटू m² इंटू v, m² इंटू v², ठीक है। यानी इसको मैंने मल्टीप्लाई भी m से किया, डिवाइड भी m से किया, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1/2 m इंटू m² v²। यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बनी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m² v²। इसको लिखूंगा मैं mv², mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो सुनो चलिए, अगर मैंने लिखा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/2 mv का होल स्क्वायर, यही तो मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p² लिख सकता हूं। तो भाई साहब इसको मैं लिख सकता हूं, ये 2 यहां पे डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी p² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। तो भाई हमारे पास क्या रिलेशन थी, हमारे पास फार्मूला थी लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। उस p के जगह लिख सकता हूं मैं h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस, दिस इज द सेकंड फॉर्म। क्या ये एम बी है, ये तो भूल गए ना भाई, ये एम बी है ना, ये भी है ना 2m। तो यहां पे ये m है, तो यहां पे ये m है, तो भाई यहां पे क्या होगा, ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहां पे भी बनेगा ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे भी बनेगा क्या चीज, ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी, m इंटू काइनेटिक। तो दो फार्मूला हमारे पास आ गई, क्या चीज, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू काइनेटिक। लिखिए, ओ भाई ये दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये वाला दिखाई नहीं दे रहा भाई। खिड़की बंद रखो जरूर। कोई फर्क नहीं पड़ रही।
ठीक है, चलो आगे चले। तो भाई ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है ना, वाला दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, बोलो कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, तो हुए 2 फॉर्म, तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, उसको हमने एक्सेलरेट किया, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसको हमने एक्सेलरेट किया, ठीक है, उसको हमने एक्सेलरेट किया और उसकी कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन गई, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, दिखाई दे रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर वर्क डन के। लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया है, क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, क्या बोल रहे हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वर्क डन के, ठीक है। जब मैंने पोटेंशियल सिखाया था वो पढ़ा है, कहाँ याद होगा आपको? चलो, अगर ये रेस्ट है, पहले पार्टिकल रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट, तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं होगी, यानी कोई वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? के, यानी फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल तो 0 था, इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है? विद सम पोटेंशियल, हम इसने विद सम पोटेंशियल, हमने एक चार्ज के ऊपर पोटेंशियल डाला और उसकी वजह से एक्सेलरेट हो गया। तो भाई साहब, वर्क डन किसके बराबर होता है? मैंने बोला था पोटेंशियल किसके बराबर होता है? पोटेंशियल वर्क डन टू बिंग ए टेस्ट चार्ज, यही होता है ना। पोटेंशियल किसके बराबर? वर्क डन, कितनी वर्क हमने लगाई एक क्यू पे, चार्ज पे, इन्फिनिटी से लाने के लिए। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो यहाँ भी वर्क डन वही होगा, वर्क डन किसके बराबर? Q इंटू वी। यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी इससे क्या पता चला? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी। यानी अगर हमारे पास फार्मूला थी, क्या चीज दिखाई दे रहा है फोन में? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है क्या? यानी ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, यही रिफ्लेक्शन है क्या? चलो यहां पे करते हैं। चलो, क्या मैंने बोला था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? के ई, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है? क्यू इंटू वी। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। हमने अभी पढ़ा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2s m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या डाल सकते हैं? क्यू वी डाल सकते हैं। भाई साहब, किसके बराबर होगा? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी। ये अनदर फॉर्म है। देखो, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अनदर फॉर्म, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी क्या है? मास भी और चार्ज भी, मास भी, क्यू भी कांस्टेंट है। देखो, मास भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट और एच भी कांस्टेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख सकते हैं? देखना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइड बाई वी।
या इज इक्वल टू, एंगस्ट्राम में है ये, या इज इक्वल टू 12.25, उसको लिखते हैं 12.3, 12.27 है, ठीक है, उसको लिखते हैं 12.3 डिवाइड बाई अंडर रूट वी। ये क्या है? लैम्बडा। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब हम सारे फार्मूलाज को क्या करेंगे? समेट लेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। और हमने पढ़ा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू क्यू ई क्यू वी पोटेंशियल। और हमने पढ़ा क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? अंडर रूट ऑफ, नहीं इतना ही। और इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या पढ़ा? फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पढ़ा लैम्बडा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम, और या 12.27 या 12.3 डिवाइड बाई अंडर रूट वी। इसको लिख सकते हो 12.27 में, हाँ, डिवाइड बाई अंडर रूट वी। ये सारे फार्मूलाज है क्या चीज़? किस पे? डी ब्रोगली पे, ठीक है। ये ओपन को याद होने चाहिए, ठीक है। नोट डाउन करो, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बी। डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी गई कितनी? 9 टाइम्स। आप बताओ वेवलेंथ कितनी बढ़ जाएगी? वुड बुकम कितनी बन जाएगी? क्या वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, या 1/3 हो जाएगी, या 1/9 टाइम्स हो जाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन, a photon and an alpha particle have kinetic energy 16 e, 4 e and e respectively. What is the quantitative order of the de Broglie wavelength? एक फोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है, और ठीक है। तो हमें क्या बताना है? उसकी काइनेटिक एनर्जी तीनों की ये है, हमें बतानी उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। करे क्वेश्चंस, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अगर काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ा दी गई, तो देखो लैम्बडा हमारे पास होता है अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब बोल रहा है क्या चीज़? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी गई हो कितनी? 9 टाइम्स। यानी पहले अगर काइनेटिक एनर्जी के ई थी, अब क्या है? 9 के ई। तो दूसरे लैम्बडा फर्स्ट और लैम्बडा सेकेंड, तो क्या होगा? h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू 9 के ई। यह है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर ये 9 है, ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर निकलेगा भाई। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यानी 3 बाहर निकलेगा। तो इसको लिख सकते हैं, लैम्बडा सेकंड को लिख सकते हैं ऐसे, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। सुनो अब ध्यान दो, h अपॉन ये भाई साहब h अपॉन h डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्या ये लैम्बडा फर्स्ट है? ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? लैम्बडा सेकेंड इज इक्वल टू लैम्बडा फर्स्ट डिवाइड बाई 3। यानी ये क्या हुआ है? 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, यानी 1/3 टाइम्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? लैम्बडा सेकेंड इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा फर्स्ट लिख पाएंगे। तो कौन सा आंसर आएगा? क्लियर?
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप ध्यान दो, इकट्ठे फिर दोनों उतारो। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर इसका मास देखेंगे mf इलेक्ट्रॉन, ये होता है m ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1/1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों? अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम 24 और +2, यानी इसका मास कितना है 4। ठीक है भाई लोग। तो देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी 16, इसकी 4, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 16E, इसकी 4E, इसकी E। देखो सुनो, अगर मास इंटू काइनेटिक एनर्जी करेंगे, मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आएगा me इंटू 16E, यहाँ पे mp इंटू 4E, यहाँ पे 4mp इंटू E, ये आएगा मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी डिवाइड में सबसे ज़्यादा है। देखो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ना, जिसका ये ज़्यादा होगा उसका ये सबसे, बात आ रही है समझ में? मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। यही बोला है, एन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन काइनेटिक 64। हाँ, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये काइनेटिक एनर्जी, ये मास ऑफ अल्फा, ये एनर्जी। अब देखो, ये 16E है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, इससे बहुत ज़्यादा है ना मास। बात आ रही है समझ में? इधर ध्यान दो, इससे मास बहुत ज़्यादा है ना 184 टाइम्स, और ये कितना है, ये भी तो इससे ज़्यादा है। बात आ रही है समझ में? काइनेटिक एनर्जी अभी छोड़ो, सबसे ज़्यादा मास किसका है, फिर किसका है, इसका क्या है सबसे कम। अगर मास इसका सबसे कम है, यानी ये वेवलेंथ क्या आएगी सबसे ज़्यादा, इसी की आएगी, नहीं आएगी? वो बात आ रही है समझ में? देखो काइनेटिक एनर्जी तो छोटा मान लो 16, 14, 8, लेकिन यहाँ पे मास बहुत ज़्यादा 1840, 1840, यानी इससे बहुत ज़्यादा मास। इसका तो इससे भी ज़्यादा 4 टाइम्स। अगर इसका 1840, इसको 4 × 1840। बात आ रही है समझ में? यानी सबसे ज़्यादा मास किसका, अल्फा पार्टिकल, फिर किसका, इसका, फिर इसका। बात आ रही है समझ में? अच्छा देखो, तो यहाँ पे डोमिनेट क्या करेगा, यहाँ पे डोमिनेट करेगा, यानी जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम, फिर इसकी, फिर इसकी। अब अभी हमने एक ही पैरामीटर देखा, लास्ट में सबसे किसकी, देखो इसका मास क्या है सबसे कम, यानी अल्फा क्या होगा सबसे, मास कम तो अल्फा सबसे ज़्यादा है ना, मास कम तो अल्फा सबसे ज़्यादा है भाई साहब, यानी सबसे अल्फा किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का। चलो लैम्डा ऑफ अल्फा सबसे ज़्यादा होगा, इतना तो हमें पता चला। क्यों पता चला? क्योंकि इसका सबसे मास कम। अब देखो मास इंटू काइनेटिक एनर्जी करो इसको, मास इंटू काइनेटिक एनर्जी जब करोगे वो बनेगा mp × 4E, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 4E। यहाँ पे जब करोगे देखो मास ऑफ अल्फा होगा 4mp, यानी 4mp × E। यहाँ पे बना 4mp × E, यहाँ पे क्या बना 4mp × E, ये भी तो यही बना भाई। बात आ रही है समझ में? जब काइनेटिक एनर्जी इंटू मास करोगे ये बनेगा 4mp × E, ये 4mp × E, ये भी तो यही बनेगा 4mp × E। यानी इसका मास और काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसका मास और काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो भाई साहब डेल्टा लैम्डा E सबसे ज़्यादा, फिर क्या होगा लैम्डा ऑफ किसका, प्रोटॉन इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा। क्या ये ऑप्शन है कहीं पे? ऑप्शन ए। बात समझ में आई? क्या फिर से समझाना है ये? क्या फिर से समझाना है? सबको समझ आया? तो इसी के साथ क्या होता है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट होता है इसी के साथ एंड, और इंशाल्लाह कल हम उठाएंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, इसने क्या बोला, इसने बोला इसका गर्ज क्या था, इसने बोला अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, देखो बोहर भाई साहब ने क्या बोला था, सुनो
सुनो भाई सुनो, बोहर भाई साहब ने क्या बोला, अगर ये पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। बोहर भाई साहब ने ये बोला था, तो बोहर भाई साहब ने ये बोला था, तो भाई इसके बाद है क्या, कौन आया, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने बोला अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसके पास मोमेंटम होगा भाई, अगर इसके पास मोमेंटम होगा, अगर इसके पास मोमेंट, तो इसके साथ एक एसोसिएट जरूरी क्या होगी, वेव। इसके साथ क्या होगी, वेव, एक एसोसिएट एक वेव जरूरी होगी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैं भूल गया। अभी हम क्या बोलेंगे, कल हम देखेंगे ये वेव, जिस इसने बोला था कितने वेव्स बनते हैं, कितने वेव्स बनते, कैसे, किसमें हम बोलते थे भाई साहब, रेडियस में बोलते थे 0.529 इंटू एन स्क्वायर, वायर एन इज द नंबर ऑफ शेल। अगर एन इज द नंबर ऑफ शेल, अगर एन 1 होगा तो फर्स्ट शेल, ये बोल रहा है डी ब्रॉगली। अगर एन इज इक्वल टू 1 यानी एक वेव बनेगी, अगर शेल नंबर सेकंड है यानी कितने वेव्स बनेंगे, 2 वेव्स। अगर एन होगा 3 तो कितने वेव्स बनेंगे, वो हम देखेंगे, उसको बोलते एसोसिएशन ऑफ डी ब्रॉगली। ये आधा ही रह गया, मैं भूल गया। कल हम पढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ डी ब्रॉगली विद बोहर's कॉन्सेप्ट, एसोसिएशन ऑफ डी ब्रॉगली विद बोहर's कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली और बोहर के कॉन्सेप्ट में क्या चीज एसोसिएट हुआ था, यानी क्या चीज कॉमन था, जिसके बिना पर हमने बोला था कि इसने, मैंने बोला था ड्रॉबैक में कि इसने ये नहीं बोला y एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, वो किसने बोला, डी ब्रॉगली भाई साहब ने। वो हमें कल समझ आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, थैंक यू। अब हेडिंग डालो, क्या चीज़, एसोसिएशन ऑफ बोहर मॉडल विद एसोसिएशन ऑफ बोहर मॉडल विद डी ब्रॉगली, है ना, ये हेजनबर्ग। इसके बाद आएगा एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ बोहर विद डी ब्रॉगली, बोहर विथ डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, ठीक है भाई लोग। तो ध्यान दो, देखना, हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर भाई साहब ने क्या बोला था, जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो किसके बराबर होता है, NH अपॉन, होता नहीं होता। लेकिन जो हमारा डी ब्रॉगली भाई साहब था, उसने क्या बोला, जो लैम्डा यानी वेव लेंथ होता है, वो किसके बराबर होता है, H/P यानी mv। ये इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर सकते हैं, सुनना, 2πr को इधर ले जाओ, r तो यहां पे है, 2π को इधर ले जाओ, ये mv को नीचे ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, 2πr इज इक्वल टू NH अपॉन mv, ठीक है। इस H अपॉन mv की जगह क्या डालेंगे, लैम्डा, यानी 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हमारी एसोसिएशन है बोहर और डी ब्रॉगली की। वायर अकॉर्डिंग टू बोहर, ये है क्या चीज, अकॉर्डिंग टू बोहर क्या बोल रहा था, ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ शेल, बोलो ना, भूल गए हो क्या, नंबर ऑफ शेल। लेकिन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ये n है नंबर ऑफ वेव्स, क्या है, नंबर ऑफ डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, ये n है नंबर ऑफ वेव्स। कौन से वेव्स, एसोसिएटेड वेव्स, हाँ, नंबर ऑफ एसोसिएटेड वेव्स, ठीक है। यानी सुनना, यानी इसने क्या बोला, अगर n का वैल्यू 3 होगा, देखना, अगर n का वैल्यू क्या होगा, मिसाल से फॉर एग्जांपल n का वैल्यू 3 होगा, यानी बोहर अकॉर्डिंग टू बोहर क्या था, नंबर n जो है नंबर ऑफ शेल, लेकिन अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या है, ये नंबर ऑफ वेव्स है। देखो ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है और ये तीसरी वेव। देखो ये सीधे नहीं बना, इसको आई मुसीबत। अगर ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, और शेल के अलांग कितनी वेव्स बनेंगे, कितने वेव्स बनेंगे, 3 वेव्स, 1 2 एंड 3। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यानी n इज इक्वल टू 3। लेकिन बोहर के हिसाब से, के डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स जनरेट होती है। यानी अकॉर्डिंग टू बोहर ईच वेव इज एसोसिएटेड फॉर एन पर्टिकुलर शेल। एक शेल के लिए, हर किसी शेल के लिए नंबर ऑफ वेव्स जनरेट होंगी। यानी एक शेल के लिए एक वेव जनरेट होगी, 2 शेल के लिए 2 वेव जनरेट होगी, 3 शेल के लिए, 3rd शेल के लिए 3 वेव्स जनरेट होंगी। अकॉर्डिंग टू किसके लिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ईच वेव इज generated for a particular number of shell। अगर शेल नंबर 4 होगा, अगर n 4 होगा तो क्या होगा, देखो अगर n होगा 4, शेल नंबर 4, तो कितने वेव्स जनरेट होंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 वेव्स जनरेट हो गई। ठीक है, अगर सिमिलरली ऐसे n होगा क्या चीज़, 5, तो कितने वेव्स बनेंगे, 5 वेव्स बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ नहीं। अगर इसको सीधे तरीके से बनाएंगे ऐसे, कितने हो गए, 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 बनाओ, स्टार फिट जैसा, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, वन 2 3 4 5। आई बात समझ में। तो क्या असल में बोहर का मकसद क्या था, देखो बोहर का मकसद क्या था, ये डी ब्रॉगली का मकसद क्या था। बोहर हमें बोल रहा था कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सर्टेन दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने इस शेल में, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉगली भाई साहब ने क्या बोला, ले भाई वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो ऐसे नहीं घूम रहा, वो क्या कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, वो वेव मोशन कर रहा है, वो वेव मोशन कर रहा है। डिपेंड्स अपॉन कौन सी शेल है और उतने क्या बनेंगे, वेव्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना सा। और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप ये नोट डाउन करो, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, 1-2 क्वेश्चंस देखो। तो देखो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे। क्या, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, A0 है हमारी बोहरस रेडियस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 4th शेल। और दूसरा सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहरस ऑर्बिट, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3rd ऑर्बिट इज। देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो हमको पता है क्या चीज, चुप करो, अभी हमने रिलेशन पढ़ी ना, वो क्या किसके बराबर थी, बोलो, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्बडा पढ़ा था भाई। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्बडा, यानी अगर वेवलेंथ निकालनी होगी तो लैम्बडा इज इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं, n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई r। देखो भाई साहब सुनना
कैसे करेंगे? ये बोल रहा है हमारी बोहर्स रेडियस क्या है? ए नॉट, यानी रेडियस किसके बराबर होता है? रेडियस होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो ये जेड हमेशा क्या रहेगा? 1। ठीक है, तो R1 किसके बराबर होगा? 0.529 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू 1 स्क्वायर, इंटू 1 स्क्वायर, ये तो चेंज होता रहेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी शेल नंबर चेंज होता रहेगा। अगर इसने बोला भाई साहब ए नॉट हमारा है फर्स्ट रेडियस, यानी R इज इक्वल टू कितना? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो हमको पता है अगर ये फर्स्ट रेडियस यानी एन का वैल्यू क्या होगा? 1 स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? तो भाई 1 स्क्वायर, अगर ये 2 होगा R2 को मैं लिख सकता हूं 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसको मैं R2 को इधर देखो भाई थप्पड़ पड़ेगी, R2 को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं क्या चीज? ए नॉट इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि बोहर्स फर्स्ट रेडियस को हमने लिखा क्या चीज? ए नॉट, वेयर एन इज इक्वल टू 1। तो अगर R2 होगा तो यहां पे 2 का स्क्वायर होगा। देखो ये बाकी सारी टर्म यही है ना, यहां पे 1 का स्क्वायर है, यहां पे 1 का स्क्वायर क्योंकि फर्स्ट शेल है। इसी को हमने दिया ए नाम, ए नॉट नाम। बात आ रही है समझ में? अगर R3 होगा तो क्या हम करेंगे? R3 को लिख सकते ए नॉट इंटू 3 का स्क्वायर। यानी इससे हमें पता चला जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन स्क्वायर। अब ये हमें बता रहा है, क्या चीज बता रहा है? अब हमें कैलकुलेट करके दो वेवलेंथ, कौन सी शेल? फोर्थ शेल। कौन सी शेल? फोर्थ शेल। तो क्या वेवलेंथ होगी देखना, एन का वैल्यू क्या होगा? 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई। आर की जगह क्या रखेंगे? कौन सी शेल बोल रहा है भाई? कौन सी शेल? नहीं, कैलकुलेट द वेवलेंथ था फोर्थ शेल। आर की जगह रखेंगे हम ए नॉट इंटू 4 का होल स्क्वायर, रखेंगे नहीं रखेंगे? बात आ रही है समझ में? वो बात आ रही है समझ में? फिर से समझाऊं क्या? फिर से समझाऊं? अच्छा तो भाई सुनना, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई ए नॉट इंटू 4 जार 16। तो लैम्डा किसके बराबर होगा? 2 पाई ए नॉट इंटू 16 डिवाइड बाई 4। 4 1 जार 4 जार 16, यानी 4 2 जार 8, लैम्डा आएगा 8 पाई ए नॉट आंसर। बात आ रही है समझ में? जरा सिमिलरली ऐसी एक क्वेश्चन और एक है, जरा ये करके दे दो मुझे, करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन ए हाइड्रोजन एटम इफ एक्स इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स आर, यहां था ए नॉट, या अब यहां क्या बोला है? एक्स। ठीक है, एक्स। अब क्या बोल रहा है? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, यहां पे बोल रहा था 4, यहां पे बोल रहा है थर्ड, यानी क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, हाँ थर्ड, यानी एन लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर? 2 पाई आर। तो भाई एन यानी थर्ड ऑर्बिट, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहां पे बोल रहा है पहले का क्या है? एक्स, इंटू थर्ड का क्या होगा? बोलो 3x का होल स्क्वायर। 3x का बनेगा यही। चलो, यानी अगर a का x है तो इसका क्या लिखेंगे? यानी 3x का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू x। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस का ही सिर्फ स्क्वायर आता है ना, रेडियस का ही स्क्वायर आता है। तो क्या बनेगा? इसको ले जाओ इधर, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 9x डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3 3 जार, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3 2 जार 6 पाई। आंसर यही निकला, यही होगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी, मिटाओ में ये हेडिंग डालो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोला हाइजेनबर्ग? प्रिंसिपल जो था क्या बोल रहा था? चलो हेडिंग लिखेंगे, हाइजेनबर्ग्स जी है भाई, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने क्या बोला पहले समझो। इसने बोला अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम एग्जैक्ट मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगर कोई चीज़ घूम रही है किसी सर्टन वेलोसिटी के साथ, हम एग्जैक्टली हम उसको, उसके पास मास है तो मास इनटू वेलोसिटी हम उसकी मोमेंटम निकाल सकते, लेकिन एट द सेम टाइम हम पोजीशन नहीं बता सकते। अभी वो यहाँ होगा, अगर वो घूम रहा है अभी यहाँ देखो इसकी पोजीशन का कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी अगर हमें एग्जैक्ट क्या निकालना होगा, मोमेंटम, एरर आएगा पोजीशन में। अगर पोजीशन एग्जैक्ट निकालनी होगी तो एरर किस में आएगा? मोमेंटम में। बात आ रही है समझ में? वी कैन नॉट, देखो it states that we cannot determine the exact position and momentum of a revolving या moving electron at same time, at simultaneously यानी हम साइमल्टेनियसली एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। इफ वी फाइंड द मोमेंटम, देन वेरिएशन occurs in, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। है वेरिएशन, अनसर्टेनिटी occurs in uncertainty occurs in position or vice versa। यानी अगर हम क्या करेंगे, अगर हम मोमेंटम फाइंड करेंगे तो उस वक्त अनसर्टेनिटी आएगी किस में? पोजीशन में आएगी। अगर हम क्या करेंगे अब फाइंड पोजीशन, तो अनसर्टेनिटी किस में आएगी? ठीक है, इसने एक रिलेशन दे दी। पहले ये लिखो इतना, मैं देखता हूं तब तक ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इसने एक रिलेशन दे दी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू h/4π। पहले इन वर्ड्स का मतलब जानते हैं। डेल्टा एक्स क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर जिगर मेरे? तो इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं। देखो मोमेंटम को लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम क्या लिख सकता हूं? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। देखो मास चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं होगा, तो चेंज किस में आएगी? वेलोसिटी में। इसको लिख सकते हैं m डेल्टा v। ये फार्मूला, ये m डेल्टा p के जगह ये उठा करके फेंको किस में? इसमें। तो डेल्टा h डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। तो इस m को इधर ले जाओ,
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, वायर ये डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और एक फॉर्म बनती है इसकी, और एक फॉर्म बनती है, पहले वो डायरेक्ट ही लिखो, याद ही रखो, फिर मैं बताता हूँ वो आए कहाँ से, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्म डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, अनदर फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये समझना है कहाँ से आया, देखना। देखो नीट में जब हम एग्जाम दे रहे थे 1-2 मरतबा आया है, जेई में भी पूछता है क्या चीज़, बहुत सारे फॉर्म्स देगा, बोलेगा भाई साहब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी कौन सी फॉर्म करेक्ट है कि नहीं है। तो कैसे याद रखना है, देखो कितने फॉर्म्स आप 1, 2, 3 कितने याद रखोगे आप, तो सही एक तरीका बताता हूं मैं आपको कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। देखो भाई साहब ये H है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या है? जूल सेकंड, वेरी गुड। हमें आना चाहिए लेफ्ट साइड, वो फार्मूला सही है जिसका यूनिट क्या है? जूल। पहले इसका देख लेते क्या? चलो मैं ये इरेज करूं, लिखा ना सबने, ये लिखा ना सबने, चलो तो देखो यूनिट का थोड़ा बहुत खेल लेते हैं हम। देखो अगर हम इसका देख लेते हैं, सुनना, अगर हम इसका देख लेते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। भाई साहब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, क्लियर। और ये क्या है हमारा? डेल्टा वी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट, यहाँ हम क्या करेंगे, डेल्टा पी लेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, हाँ ये ले लो, डेल्टा एक्स इंटू पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपन 4 पाई। इसी से तो हमने ये निकाला ना भाई। अच्छा क्यों यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि मास मैंने ट्रांसफर इधर किया, ये मैं नहीं लिख सकता, फिर मैं मास मुझे वही रखना था, ठीक है। तो इसका यूनिट देख लेते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मास यानी केजी और इंटू मीटर पर सेकंड इनवर्स। जरा ये करो कैलकुलेट, कितना बनता है? ये बनता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स बनेगा, ठीक है। इतना सही है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फर्क। हाँ, वर्क क्या बराबर, किसके बराबर होता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स का यूनिट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है इसको यार, इंटू मीटर। जरा ये क्या बना? केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड -2। देखो ये जो हमारी इक्वेशन बनी, इसको मल्टीप्लाई भी एस से करो और डिवाइड भी एस से करो,
तो क्या बनेगा, देखना क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई भी एस से डिवाइड बाय एस से। देखना एस -2, देखो कैसे s-1 है ना, मल्टीप्लाइड बाई एस डिवाइड बाई एस, ये माइनस ऊपर चलाएगा, s-2 इंटू एस, यही तो लिखा था kg मीटर स्क्वायर s-2 इंटू एस, यही बनेगा इंटू एस। हाँ ठीक है, ये हमारा यूनिट बना, किसका, इसका। तो देखो यहां पे हमारा यूनिट क्या है, वर्क, केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का माइनस स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, ये हमारा वर्क है, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, यानी एक्चुअली हमारा जूल निकला क्या चीज, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको मल्टीप्लाई करो एस से, इसको भी, यानी जूल इंटू सेकेंड इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर इंटू एस -2 इंटू एस। बात आ रही है समझ में। तो देखो ये यूनिट और ये यूनिट क्या है, सेम है। तो भाई साहब असल में ये क्या है, ये जूल इंटू सेकेंड है ना भाई साहब, ये यूनिट और ये यूनिट क्या है, बराबर। तो ये यूनिट और ये यूनिट जब बराबर है तो ये क्या, यहां से जूल सेकेंड, वही तो इसका भी यूनिट है ना, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। बात आ रही है, जूल सेकेंड पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। बात आ रही है समझ में। फिर से बताता हूं क्या किया मैंने, देखो यहां पे इधर ध्यान दो, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने मीटर लिखा, इसको मैंने क्या लिखा, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है भाई। अच्छा इसको क्या किया, केजी इंटू मीटर, अच्छा केजी इंटू मीटर, और किसका मीटर था, कौन सा मीटर था, हाँ ये मीटर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी एस से डिवाइड भी एस से, बना क्या, केजी मीटर स्क्वायर s-2 इंटू एस, ये वैल्यू, यानी हमारा इसका यूनिट निकला ये वाला। अच्छा अगर हम फोर्स का देखेंगे, ये वर्क का देखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट ये, डिस्प्लेसमेंट का ये, यानी वर्क का यूनिट क्या सारा बना ये, असल में यही तो वर्क का यूनिट तो जूल है। अच्छा जूल इंटू, अगर इसको सेकंड करेंगे, इसको भी सेकंड करना है, यानी ये जो सारा वैल्यू बना ये क्या, किसके बराबर, जूल इंटू सेकंड। अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखेंगे बराबर है, यानी ये सारा क्या है, जूल सेकंड, यानी ये जो सारा इसका यूनिट निकला हमारा वो क्या है, जूल सेकंड। वो तो एच का भी जूल सेकंड है। यहां भी देखो एनर्जी का वैल्यू क्या है, एनर्जी का यूनिट बोलो ना भाई, जूल है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, जूल इंटू सेकंड। देखो यहां भी जूल इंटू सेकंड, इसका भी जूल इंटू सेकंड। हर कोई फार्मूला जो भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में आएगा बोलेगा कि भाई साहब जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसका बोलो कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आपको क्या करना है, आपको यूनिट निकालने, क्या करने हैं, यूनिट निकालने। यूनिट निकालोगे तो जूल सेकंड आना चाहिए, जूल सेकंड जब आएगा तो बराबर वही फार्मूला है। ये उतारो, इस पे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो खत्म। जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी। तो देखो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है, क्या चीज़, ऐसे होता है वेलोसिटी, क्वेश्चन में ऐसे दे के है। देखो हमें चेंज इन यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसे निकालना है, दिखाता हूं मैं। पहला लिखा है v इज इक्वल टू वेलोसिटी किसी पार्टिकल की 5 × 10⁻⁻6 इंटू 5%, ठीक है। तो इससे अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा v किसके बराबर होगा, वो हम लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 5% मतलब 5/100, ठीक है। चलो अगर ये लिखेंगे, अगर ये है दूसरा v इज इक्वल टू 5 प्लस 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो इसको लिखेंगे डेल्टा v किसके बराबर होता है, 0.1, ठीक है। यहां पे डेल्टा v लिखेंगे क्या चीज, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये सारा चीज, लेकिन यहां पे जो 0.1 मीटर पर सेकेंड है यही हमें बताता है क्या चीज, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद स्पीड कितनी, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेसी है 1%। तो डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे 10⁻6 इंटू 1/100। बात समझ में आ रही है।
बात समझ में आ रही है? ये वेलोसिटी दे के है तो इससे डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी दे के 10⁻6 मीटर पर सेकंड एक्यूरेट अप टू 1%। तो क्या करोगे 10⁻6 इंटू 1% यानी 1/100। अब यहाँ पे क्या है तो देखो सेम लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज। यहाँ पे 1% एक्यूरेट है, यहाँ पे 99.9% एक्यूरेट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे हम डेल्टा वी इज इक्वल टू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे 99.99 डिवाइड बाय 100। लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। क्यों? अगर इतना लिखा है 99.9% यानी 99.9% है इन एक्यूरेसी, एक्यूरेट नहीं है ये। तो भाई साहब देखो, जब हम कोई किसी भी मेजरमेंट से ये मेजर करते हैं, कोई भी इंची टेप से कोई भी चीज़ क्या करते हैं मेजर करते, उसमें एरर बहुत कम होना चाहिए। अगर हम ये बोल रहे हैं 99.9% एरर है, दैट मीन्स वो सारा गलत है। एरर हम मान सकते हैं कुछ परसेंट, 1%, 2%, 3% कुछ मान सकते, लेकिन 99.9% मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते, वो पूरा ही गलत। तो ऐसे एरर कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? डेल्टा वी इक्वल टू 10⁻6 इंटू, देखो ये बनेगा 0.1 डिवाइड बाय 100 यानी 0.1%। बात आ रही है समझ में? 0.1%। अब देखो, अब बताया गया है क्वेश्चन में, जरा ये ट्राई करो। अब मास है 10⁻−10 ग्राम इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10⁻−6 मीटर पर सेकंड विद 0.01% अनसर्टेनिटी, देन डेल्टा एक्स करो, जरा करो। मास इज इक्वल टू 10⁻−10 ग्राम इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10⁻−6 मीटर पर सेकंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.001% अनसर्टेनिटी, देन डेल्टा एक्स करो। करिए, दिखाऊं मैं? दिखाना है क्या? 0.0001%। देखो क्या करोगे, हमें क्या करना है, पहले देखना है कि फार्मूला कौन सी लगानी है। देखो सुनना, क्या बोल रहा है? एक मास है 10⁻−10 ग्राम, इसको पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास कितना होगा 10⁻−10 ग्राम। अगर इसको कन्वर्ट करना केजी में तो क्या करेंगे डिवाइड 1000 से, यानी क्या होगा 10⁻−12 केजी। क्लियर? मास हो गया किस में कन्वर्ट? केजी में। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है? इतना। यानी डेल्टा वी कैसे निकालोगे? डेल्टा वी निकालोगे कितना है 10⁻−6 इंटू कितने परसेंट है, यानी 1 डिवाइड बाई 1 नहीं 0.0001 डिवाइड बाई 100, ये डेल्टा वी है। जरा इसको कैलकुलेट करो क्या होगा ये। डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना होगा? इसको लिख सकते हैं 10⁻6, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 यानी 10⁻4, इसको लिख सकते हो ये ऊपर चढ़ा 10⁻2। ठीक है, तो डेल्टा वी कितना बनेगा 10⁻12। हमारे पास डेल्टा वी भी आ गया, हमारे पास मास भी आ गया। तो भाई साहब क्या बोलना है, क्या बोल रहा है? पोजीशन में अनसर्टेनिटी देन डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल होता है, लेकिन हम इक्वल मानेंगे अभी। यहाँ पे हमारा वैल्यू करना है h/4 इंटू एम। बोलो ना, यही है नहीं? तो भाई साहब डेल्टा एक्स हमें करना है, डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा? h किसके बराबर? 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल इंटू 4 इंटू पाई कितना होगा 3.14 इंटू मास कितना होगा 10⁻12 kg, और मल्टीप्लाइड बाई ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना डेल्टा वी, वो कितना है 10⁻−2। ये सारा सॉल्व करो, यू विल गेट द। और ऐसे ही बनते हैं किस में क्वेश्चंस? अनसर्टेनिटी में। तो इसे निचोड़ क्या, निचोड़ हमने हासिल क्या किया? तो भाई साहब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है हाइजेनबर्ग? क्या बोल रहा है हाइजेनबर्ग? हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? हाइजेनबर्ग ने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज?
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बोला था, इसने बोला था, बोहर ने क्या बोला कि यहां पे कुछ देरी पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किस दूरी पे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कुछ रेडियस पे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। फिर आ गया कौन सा वाला, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने बोला भाई साहब वो क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आया हेजनबर्ग। हेजनबर्ग ने क्या बोला, हेजनबर्ग ने क्या बोला, भाई साहब प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये नहीं है मिलेगा, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ठीक है, असल में हो क्या रहा है, ये हेजनबर्ग और डी ब्रॉगली जो है ये किस पे बिना पे बात करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। किस पे, वेव नेचर ऑफ लाइट या मैटर बोल सकते हो। लेकिन जो हमारा बोहर था उसने किस पे बात करी थी, पार्टिकल नेचर पे। इसीलिए हमने बोला था, इसीलिए हमने बोला था कि किसमें, ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल, दिस मॉडल इज नॉट अकॉर्डेंस टू हेजनबर्ग एंड डी ब्रॉगली। क्यों, हेजनबर्ग और डी ब्रॉगली बात करता है किस पे, बोलो ना भाई साहब, किस पे करता है, वेव नेचर पे। और बोहर किस पे बात करता है, मैंने ये भी बोला था एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π क्यों होता है, वो बोहर ने नहीं बोला था, इसने बोला जो n होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा किसी पर्टिकुलर शेल में, वो n जो डिनोट करता है, वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव्स बनते हैं, नंबर ऑफ वेव्स। किसने बोला, डी ब्रॉगली भाई साहब ने। डी ब्रॉगली भाई साहब ने ये भी बोला कोई पार्टिकल चल रहा है, मोमेंटम उसके पास है, तो उसके एसोसिएट कुछ क्या होगी, एक वेव जरूरी होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसके साथ एक वेव जनरेट होगी, उस वेव को क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड। बात आ रही है समझ में। और उसके बाद आ गया था कौन सा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या बोला, एक तो पोजीशन और मोमेंटम हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, यानी फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा है। कोई पर्टिकुलर एरिया, वहां पे न्यूक्लियस के अराउंड एक एरिया है, वहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है यहाँ पे मिलेगा, यहाँ सर्टेनिटी है, नहीं। इसने बोला अगर हम ये पोजीशन फाइंड करनी होगी, इसने बोला सर्टेन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है, इसने बोला नहीं, अगर पोजीशन पे हमें अगर पोजीशन निकालना होगा तो मोमेंटम में एरर आएगा, अगर मोमेंटम निकालना होगा तो किस में एरर आएगा, ठीक है भाई साहब। तो इसने एक रिलेशन दी थी किसके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू h/4π, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। वो किसके बराबर होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू h/4π। इसको अलग अलग रिलेशन, 2-3 रिलेशन से हमने गुजारा और 2-3 रिलेशन हमें मिले, ठीक है। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हमने देखे, ठीक है। आपको जो डीपीपी मिली है उस पे फर्दर क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर डाउट है कहीं पे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे क्या चीज़, क्वांटम नंबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फिर लास्ट टॉपिक रहेगा और इसी के साथ ये चैप्टर इंशाअल्लाह अल मस्तान ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।